नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया वीडियो सॉल्यूशन लेकर आया हूं और देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। देखिए, क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, होता है। वो कौन है, क्या है और पानी में भी तैरता है। ठीक है, तो इसकी बात आज अपन करने वाले हैं। ये इसकी बात सुनो पहले तो। ये क्या है, पानी में तैरता है। क्या होता है बच्चों, पानी में तैरता है। पहली बात तो ये समझो, ठीक है। दूसरा, ये अलैंगिक होता है, अनसेक्सुअल होता है। कौन सा होता है, वो होता है चल बीजाणु। कौन सा होता है बच्चों, चल बीजाणु होता है। और कलिका यानी कि बड़ जो होती है, ये कली होती है बच्चों। ये क्या होती है, कली होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। अगर आपसे ये पूछता कि इंडियन ओपिनियन की स्थापना किसने की, तो अलग क्वेश्चन होता। इंडियन ओपिनियन की स्थापना, दोनों क्वेश्चन अलग बनते हैं बच्चों। एक तो इंडियन ओपिनियन के संस्थापक का नाम पूछ ले, तो इस जो ऑप्शन है इनमें दोनों ही नाम अवेलेबल। एक तो संस्थापक, ठीक है, संस्थापक बोले तो फाउंडर। अगर आपसे फाउंडर पूछ लेता है और दूसरा नाम आपसे पूछ लेता है एडिटर, संपादक, दोनों ही क्वेश्चन बदल जाते हैं। संपादक, दोनों क्वेश्चन बदल जाते हैं। तो संस्थापक की जब बात की जाए तब तो है गांधी जी, महात्मा गांधी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए संपादक कौन है, तो वो है मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल जी हैं, मनसुख। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा यहां से, डी आंसर। अगर आपसे पूछता है कि फाउंडर कौन है, तो फाउंडर आते हैं एम के गांधी साहब। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखते हैं। अब गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीजें, इनके नाम को लेके बापू, बापू बुलाया जाता था इनको, महात्मा, राष्ट्रपिता। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। गांधी जी का जो जन्म होता है 1869 में होता है, पोरबंदर गुजरात में, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को होता है 1869 को। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। इन्होंने पहला जो आंदोलन किया चंपारण 1917 में किया। ठीक है, इसके बाद खेड़ा, अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद मिल के बाद आगे ध्यान रखिएगा आप लोग। अहमदाबाद मिल से जब आगे चलते हैं तो जलियांवाला हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, असहयोग तो हो गया, जलियांवाला हत्याकांड, चोरा चोरी इंसिडेंट, चोरी चोरा। तो ये सारी बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है। असविनय अविनय आंदोलन, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट। तो ये सारी कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे इनसे गांधी जी रिलेटेड थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पूरा ही इंसिडेंट गांधी जी का आ गया है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखेगा, देखो भैया, जब ये त्याग रिजाइन की चीजें आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, जहां पर भी उपाध्यक्ष है ना, उन उपाध्यक्ष को दिया जाएगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तब राष्ट्रपति को दिया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होता है तो राष्ट्रपति को रिजाइन पत्र लिखता है, रिजाइन लेटर लिखता है। अब इस बात को मैं आसान बना देता हूँ आपके लिए। देखिए आसान कैसे बनाता हूँ वो देखो, आप लोग सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति की बात करता हूँ। राष्ट्रपति अपना रिजाइन किसको देगा बच्चों, राष्ट्रपति जो रिजाइन देता है उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना रिजाइन राष्ट्रपति को देता है। देख लो भैया, उपराष्ट्रपति अपना रिजाइन किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति रिजाइन किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है।
ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रधानमंत्री होता तो किसको देता? देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। जैसे ही प्रधानमंत्री अपना क्या करेंगे, त्याग पत्र देंगे, उनके साथ जितनी भी मंत्री परिषद है उसको भी बर्खास्त माना जाएगा। मंत्री परिषद को भी क्या माना जाएगा? बर्खास्त माना जाएगा। ठीक है, संसद में जो बहुमत दल का नेता होता है, संसद में जो बहुमत दल का नेता होता है, कौन बच्चों? संसद में जो बहुमत दल का नेता होता है, संसद में क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है, उसको प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। बहुमत दल का नेता, उसी को क्या सुना जाता है? पीएम चुन लिया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आएगी? चीफ जस्टिस के बारे में पूछा गया तो चीफ जस्टिस किसको अपना रिजाइन देगा? तो राष्ट्रपति को देता है। अगर यहाँ पे शपथ की बात होती कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो चीफ जस्टिस सीजीआई करता है। अभी करंट में सीजीआई हमारे देश के कौन है? सूर्यकांत जी है। कौन है सीजीआई? सूर्यकांत, सूर्य कुमार यादव मत कर देना, सूर्यकांत है। ये बात सारी की सारी हमें यहाँ से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रथम बार पाकिस्तान की मांग कब की? प्रथम बार पाकिस्तान की जो मांग की जाती है 1940 में की जाती है बच्चों। कब की जाती है? 1940 में की जाती है। लेकिन पाकिस्तान नाम जो दिया जाता है 1934 में नाम दिया जाता है। ठीक है, चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान नाम जो दिया गया था, चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, कायदे आजम जो पाकिस्तान के कहे जाते हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कायदे आजम किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, और फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है सीमांत गांधी के नाम से जिन्हें जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, और टू नेशन की जो थ्योरी आती है तो 1947 में दो देश एक देश का पार्टीशन हो जाता है। एक का नाम होता है भारत, एक का नाम होता है पाकिस्तान। ठीक है, इसमें कहा जाता है मुस्लिम जो लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाइए और हिंदू जो लोग हैं वो भारत रुक जाइए। लेकिन आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बराबर ठीक हमारे भारत देश में मुस्लिम आज निवास करते हैं, क्योंकि सेक्युलर कंट्री हमारा भारत देश है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। लाहौर प्रस्ताव होता है 1940 में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है, नेशनलाइजेशन नहीं है? कॉर्पोरेशन, देना, विजय बैंक। तो फेडरल बैंक का नहीं है। ठीक है, फेडरल बैंक के अलावा भी कई सारी बैंक हैं जिसका नेशनलाइजेशन नहीं होता हो रखा है। इसके अलावा इंसाइड बैंक है। इसके अलावा कौन सी? कोटक महिंद्रा बैंक है। इसके अलावा HDFC बैंक है। तो इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो रखा, तो इसमें से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फेडरल। इन बैंक्स पर निगरानी रखने का काम जो करता है RBI करता है। और RBI का जो एक्ट बनाया गया था 1935 एक्ट बनाया गया था, और RBI की जो स्थापना हुई थी 1937 में होती है। तो RBI एक्ट था 1934 और RBI की जो स्थापना होती है यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जो होता है 1935 में होता है, और 1937 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई कर दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां कर दिया जाता है बच्चों? कोलकाता से मुंबई कर दिया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और RBI सभी बैंकों पर निगरानी रखने का कार्य करता है। भारत की सबसे बड़ी जो सार्वजनिक बैंक है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन सी है बच्चों? भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है SBI। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, और ये अजरबैजान में है। किसमें है? अजरबैजान में है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में खेतड़ी जगह है। और खेतड़ी जो फेमस है बालकों, खेतड़ी जो फेमस है किसके लिए फेमस है बच्चों? तांबा के लिए फेमस है। खेतड़ी किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए फेमस है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पन्ना जो फेमस है वो हीरो के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हीरा के लिए, डायमंड के लिए फेमस है। बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्नाटक किसके लिए फेमस है, तो आप ध्यान रखना कर्नाटक जो फेमस है, कर्नाटक से क्या निकाला जाता है? गोल्ड निकाला जाता है, यानी कि सोना निकाला जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से
ध्यान रखना। ऐसे ही खदानें जो माइंस होती हैं वो ध्यान रखना होता है। जैसे आपसे पूछ ले कि झारखंड किसके लिए फेमस है, तो झारखंड है बच्चों कोयले के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए ये फेमस है। हर एक जगह किसी ना किसी चीज के लिए फेमस होती है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि वेस्ट बंगाल में, आपसे अगर पूछ ले जाए कि बच्चों वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक क्या होता है, तो बच्चों चावल होता है। आपको ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वेस्ट बंगाल में, यूपी में और बिहार में होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान किसके लिए फेमस है, तो राजस्थान बाजरा के लिए फेमस है। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है, बाजरा होता है। इसके अलावा ये बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट मिनरल भी आपको ध्यान रखना है। बाजरे के अलावा और क्या फसल होती है कि सर, सर्वाधिक सरसों भी उगाई जाती है सर। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है सर। बाकू किसके लिए, जैसे कौन खनिज के लिए फेमस है, ठीक है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। स्टेट्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये बात भी अपन को यहाँ से ध्यान में रखनी है। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज जो थे, अष्टदिग्गज का मतलब है 8 कवियों का समूह। 8 कवियों का समूह। अष्टदिग्गज का मतलब क्या है बच्चों? 8 कवियों का समूह, जिसमें तेनाली जी, आप नाम सुना होगा, तेनाली। 8 कवियों का समूह, 8 कवियों का समूह, ये क्या नाम सुना होगा, तेनाली। बहुत सारे टीवी सीरियल में तेनाली का नाम आता है। तो वो किसके अंडर में काम कर रहे थे? तो वो काम कर रहे थे कृष्णदेवराय, KDR। साउथ इंडिया के सर्वशक्तिशाली राजा KDR कृष्णदेवराय थे। और ये कहां पे थे? विजयनगर साम्राज्य। साउथ इंडिया में विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, वहां पर थे। ये तुलु राजवंश से आते हैं। किस राजवंश से आते हैं? तुलुक राजवंश से आते हैं बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, तुलुक राजवंश से आते हैं। विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। विजयनगर जो स्थित है वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है बच्चों। किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अष्टदिग्गज जो संबंधित है वो कृष्णदेवराय से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सर अष्टप्रधान किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बच्चों अष्टप्रधान किससे संबंधित है, तो अष्टप्रधान है शिवाजी से संबंधित, मराठाओं से संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों नवरत्न किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों नवरत्न किससे संबंधित है, नवरत्न संबंध है बच्चों चंद्रगुप्त सेकंड से। किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त सेकंड से। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चंद्रगुप्त जो होते हैं वो गुप्त डायनेस्टी से आते हैं। किससे से आते हैं? गुप्त डायनेस्टी से आते हैं। गुप्त डायनेस्टी की स्थापना किसने की बच्चों? तो गुप्त डायनेस्टी की स्थापना की श्रीगुप्त ने। बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग याद, सारी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है, कृष्णदेवराय। हाँ, एक बात और छूट गई है कृष्णदेवराय के बारे में। कृष्णदेवराय को सर्वशक्तिशाली किसने कहा था? ठीक, खुद सर्वशक्तिशाली था या नहीं, ये आप इतिहास बताएगा, आप लोग बताना। देवराय, कृष्णदेवराय, ये कहा था। बाबर की बुक है बाबरनामा, बाबर की बुक है बच्चों बाबरनामा। बुक नहीं है एक्चुअली में, डायरी है। बाबरनामा में क्या लिखा गया है? तो बाबरनामा में क्या लिखा गया है वो ध्यान से सुनिएगा। तो सर्वशक्तिशाली राजा किसको बताया गया है बाबरनामा में? तो सर्वशक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय। शक्तिशाली राजा किसको बताया गया? तो सर्वशक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय को बताया गया है। और दूसरी बात यहाँ से याद रखना कि अगर आपसे पूछ ले कि बाबरनामा में सबसे लड़ाकू राजा किसको बताया गया है, तो लड़ाकू राजा बताया गया है राणा सांगा को। ठीक है, राणा सांगा को बताया गया है। राणा सांगा के मध्य और बाबर के मध्य खानवा में युद्ध होता है, जिसको बाबर जीतता है। युद्ध कहां पर हुआ था बच्चों? खानवा में हुआ था। और जिसको जीतता कौन है? बाबर जीतता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है बच्चों। बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? इसका आयतन पिघलता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? चलो, आयतन पिघलता नहीं, घटता है। फसल की कटाई के बाद कौन सा तत्व मृदा में सर्वाधिक अधिक कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। फसल की कटाई के बाद कौन से तत्व में मृदा में कमी हो जाती है? तो वो हो जाती है नाइट्रोजन की। सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं बच्चों। कंप्यूटर जब यूज करते हैं तो दो क्वेश्चन कॉमन होते हैं, एक तो आउटपुट का और एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। लेकिन बच्चे तभी भी गलत करके आ जाते हैं। वो अभी सीजीएल मेंस में कंप्यूटर ही बहुत खतरनाक आया था, और जिस तरीके से बच्चों ने अटेम्प्ट किया वो तो उन्हीं का मालिक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि इनपुट बता दो, आउटपुट बता दो। इनपुट वह डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को इनपुट देता है, मतलब कि उसको संदेश भेजने का, डाटा भेजने का काम करता है। वह डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा भेजने का काम करता है। और आउटपुट का मतलब है कि कंप्यूटर से जो डाटा प्राप्त करता है। आसान भाषा में समझो कि कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करना, कंप्यूटर से
डाटा प्राप्त करना, कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करना क्या है, आउटपुट है। जैसे कि हम डाटा हम कहाँ पे प्राप्त करते हैं, मॉनिटर पर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये स्क्रीन चल रही है, ये स्क्रीन ही क्या है, मॉनिटर है। ये स्क्रीन ही क्या है बच्चों, मॉनिटर है। तो ये क्या हो गया, आउटपुट है। ये मेरा पेन है, पेन के माध्यम से मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो मेरा ये मार्कर क्या हो गया, इनपुट। जैसे मैंने इनपुट इस पर लिखा कंप्यूटर पे, तो इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। सॉफ्टवेयर जो है जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, और हार्डवेयर वो है जिसे देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे अंदर जो ये डिजिट लिखी हुई है, इनको मैं सिर्फ छू नहीं सकता, देख सकता हूँ। ये जो मेरा पेन जो चल रहा है, मार्कर जो चल रहा है, वो कांच के ऊपर एक स्क्रीन टच मेमोरी है, स्क्रीन टच क्या है, एक डिवाइस है, उस पे चल रहा है, स्क्रीन पे चल रहा है। इनको मैं छू नहीं सकता, सिर्फ देख सकता हूँ। लेकिन ये हार्ड, जैसे मैक्स हब लिखा हुआ है, ये सारी चीजें जो लिखी हुई बोर्ड, इनको मैं बोल सकता हूँ हार्डवेयर। जो चीजें छू सकते हैं हार्डवेयर, जिन्हें महसूस कर सकते हैं, वो होती है सॉफ्टवेयर। ठीक है, यह अब इसमें पूछा गया इनपुट डिवाइस क्या है, माइक्रोफोन और प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस सबसे सामान्य है। ये बात ध्यान रखना। बाकी भी है जैसे स्कैनर और मॉनिटर, ये सारी मॉनिटर तो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस में आ गया। हमसे पूछा गया इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन से आवाज आ रही है, प्रिंटर से, तो ये भी आउटपुट हो गया। तो हमारा जो इनपुट पूछा गया है, तो इनपुट में क्या आंसर हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस हो जाएगा। और जो मोस्ट कॉमन आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं, वो इनपुट और आउटपुट को लेकर आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं कंप्यूटर में या सीजीएल में, जब पूछ लिया जाता है आपसे इनपुट और आउटपुट और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है। आपने जो एप्लीकेशंस जो काम कर रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी में काम कर रहे होते हैं। हार्डवेयर जैसे फोन हुआ, ये फोन हुआ, जैसे मेरे पास मार्कर है, जैसे ये अपनी स्क्रीन ये यूज कर रहे हैं, कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं, टीवी लगी हुई है, मॉनिटर लगा हुआ है, ये सारे के सारे हार्डवेयर का काम बच्चों कर रहे होते हैं। भारत में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था, तो पहली बार 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या होता है, बैलेट पेपर नहीं होता, इसमें जैसे कि ऐसे चुनाव चिन्ह बने होते हैं ऐसे करके। जैसे हम उसको यहाँ कमल बना हुआ है, यहाँ पे साइकिल बनी हुई है, यहाँ पे हाथ बना हुआ है, तो ये सब जो बीजेपी भी वो वोट जाएगा, ये समझो कांग्रेस को वोट जाएगा, ये अलग जो पार्टीज है, बाकी छोटी मोटी पार्टी है, उनको जाएगा। ठीक है, ईवीएम का मतलब है ये डायरेक्ट। एक होता है बैलेट पेपर, बैलेट पेपर पे ही ऐसे स्क्रीन वो कागज पे बनी होती है, फिर हम उस पे क्या करते हैं बच्चों, मोहर लगा देते हैं। उस पे एक स्वास्तिक का निशान बना होता है, उस पे क्या लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं। जो भी हमारा प्रत्याशी क्या होता है, हमारा फेवरेट प्रत्याशी होता है। जैसे अब राजस्थान में सरपंची के चुनाव आने वाले हैं, और गांव में घमासान मच चुका है। हर गांव की नीति, हर गांव का भविष्य अब डिसाइड होने वाला है। गांव का भविष्य डिसाइड होने वाला है कि किस तरीके से चीजें चलने वाली हैं। तो आप ध्यान रखना, 1982 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। गेलेना एक खनिज है, गेलेना एक खनिज है जो लेड में पाया जाता है, यानी सीसा में पाया जाता है। गेलेना से क्या पाया जाता है, सीता नहीं सीसा पाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भ का संधारण करता है, तो प्रोजेस्टेरोन करता है बच्चों। क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है गर्भ का निर्धारण। ये बात समझ में आई कि नहीं है। हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, पीयूष ग्रंथि इसको बोला जाता है। ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो हार्मोन जो निकलता है पिट्यूटराइन निकलता है, पिट्यूटराइन निकलता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आपसे पूछ ले कि अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, आपसे पूछ ले कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ऐसे करके क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी थी, तो वो 100 मील थी। कितने मील थी, 100 मील, यानी कि 160 किलोमीटर थी बच्चों। कितनी थी, 160 किलोमीटर थी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है, इससे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था, तो वो है भरतनाट्यम। विश्व का सबसे प्राचीनतम जो नृत्य है वो कौन सा है, विश्व का सबसे प्राचीनतम नृत्य आप बोलेंगे, कौन सा बोलोगे सर, विश्व का सबसे प्राचीनतम नृत्य, विश्व का सबसे, मेरे साथ बोलिए सारे बच्चे, विश्व का सबसे प्राचीनतम प्राचीनतम नृत्य, मंदिर नहीं नृत्य, भरतनाट्यम। कौन सा है बच्चों, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बहुत सारे नाम है, जैसे एक नाम आया सादर, एक नाम क्या है बच्चों, सादर। इसके अलावा क्या है बच्चों, एक देवदासी इसका नाम है, मैंने क्लास में एक कई बार आपको करवाई है। एक है दासियट्टम, एक नाम क्या है बच्चों, दासियट्टम। देवदासी हो गया, दासियट्टम हो गया, एक तंजौर, एक नाम है बच्चों एका हार्या। तो ये सारे के सारे इसके नाम हैं। तो
सारे सारे आप लोग नाम याद रखना और शायद हमसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, विश्व के सबसे प्राचीनतम नृत्य में ये जो नृत्य है ये क्लासिकल डांस का पार्ट है और किस राज्य को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तमिलनाडु राज्य को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा नृत्य रिप्रेजेंट करता है, तो ये भरतनाट्यम नृत्य रिप्रेजेंट करता है। अब आगे जब जब चलते हैं तो भरतनाट्यम के जो फाउंडर कहे जाते हैं वो है भगवान ब्रह्मा। फाउंडर कौन है, लॉर्ड ब्रह्मा। भगवान का नाम लेते चलो, अच्छे काम होते जाएंगे। लॉर्ड ब्रह्मा है और ये डांस जो डेडिकेट है ये लॉर्ड शिवा को है। किसको है, लॉर्ड शिवा को है, भगवान शिव को ये नृत्य है। ठीक है, लॉर्ड शिवा कौन से नृत्य करते हैं, तांडव। तांडव का मतलब होता है हर एक मेल के द्वारा किए जाने वाला नृत्य, हर एक मेल के द्वारा किए जाने वाला नृत्य। ठीक है, कथकली। ठीक है, कथकली किस राज्य को रिप्रेजेंट करता है, तो ये केरल को रिप्रेजेंट करता है। मणिपुरी किस राज्य को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, तो ये रिप्रेजेंट करता है मणिपुर को। कथक किस राज्य को रिप्रेजेंट करता है, तो कथक करता है बच्चों यूपी को। किसको करता है, यूपी को ये रिप्रेजेंट करता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे करके 8 क्लासिकल डांस से 4 आपके ये सामने, 4 आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, तो वो आर्टिकल है 154। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। संवैधानिक जो प्रधान होता है राज्य का, संवैधानिक प्रधान, राज्य का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है सर। राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन कार्यकारी जो प्रधान होता है, कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं वो किसके अंडर में होती हैं बच्चों, ये होती हैं मुख्यमंत्री के। राज्य की हम बात कर रहे हैं, अगर इसी पॉइंट से देश की बात की जाए, संवैधानिक प्रधान देश का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है बच्चों, राष्ट्रपति होता है। अगर कार्यकारी प्रधान अगर पूछ ले भारत देश का कौन है, प्रधानमंत्री। ये बात आपको ध्यान रखना। राष्ट्रपति पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम महिला जो राष्ट्रपति बनती है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनती है। ठीक है, अगर आपसे देश प्रधानमंत्री की पूछ ले जाए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी महिला प्रधानमंत्री उनकी बेटी इंदिरा गांधी थी। अगर वर्तमान प्रधानमंत्री की बात आपसे की जाए तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं पंडित नरेंद्र मोदी साहब। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, तो राज्यपाल जो होता है संवैधानिक प्रधान होता है राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3 हिस्सा ही है, तो बताइए फटाफट से क्या आंसर अपन को इसका करना है। ठीक है, तो कौन सा है बच्चों, आर्कटिक है। कौन सा है, आर्कटिक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। विश्व का जो सबसे बड़ा सागर है कौन सा है सर, प्रशांत महासागर है। कौन सा है बच्चों, प्रशांत महासागर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्कटिक। नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की निम्नलिखित में किस विधा के लिए प्रसिद्ध है, वो है सूफी के लिए फेमस है, सूफी। अब म्यूजिक की जब बारी आती है तो बच्चे बहुत बार गड़बड़ कर देते हैं। संगीत मेनली 3 टाइप का होता है। एक होता है बच्चों शास्त्रीय संगीत, इसको बोलते हैं क्लासिकल म्यूजिक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्लासिकल म्यूजिक। और एक होता है लोक संगीत, इसको बोलते हैं फोक म्यूजिक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फोक म्यूजिक। अब एक होता है अर्धशास्त्रीय। एक क्या होता है बच्चों, अर्धशास्त्रीय होता है। अर्धशास्त्रीय में क्या याद रखना है, सेमी क्लासिकल। क्या याद रखना है, सेमी क्लासिकल। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय और लोक संगीत। अब जब ये चीजें चल रही होती हैं तो क्लासिकल में भी 2 टाइप बढ़ जाते हैं। एक होता है हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। एक कौन सा होता है बच्चों, कर्नाटक हिंदुस्तानी संगीत। कर्नाटक हिंदुस्तानी संगीत ये जो किया जाता है साउथ इंडिया में किया जाता है। साउथ इंडिया में कर्नाटक संगीत के जो जनक हैं, कर्नाटक संगीत के जो जनक हैं उनका नाम क्या है बच्चों, तो उनका नाम है, कर्नाटक संगीत के जो जनक हैं साउथ इंडिया के हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, अभी पहले इसके बारे आते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के पहले याद रखना तानसेन। ठीक है, इनका नाम, असली नाम क्या था, रामतनु पांडे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं है,
ठीक है, इन्हीं को मियां तानसेन के नाम से जाना जाता था, मियां तानसेन के नाम से जाना जाता था, और अकबर के ये नवरत्नों में शामिल थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। साउथ इंडिया में कर्नाटक म्यूजिक को शो किया जाता है, जितने भी क्लासिकल डांस हैं वो क्लासिकल डांस हैं, और क्लासिकल म्यूजिक कर्नाटक पे ही वो होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व अपने राज्य में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? शेषचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, दिहांग और दिबांग, दिहांग और दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग और दिहांग से ही, ये तो पहले ये लिखो कि ये है अरुणाचल प्रदेश में, ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब यहीं से बच्चों क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश से इसी घाटियों से कौन प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी प्रवेश करती है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि असम में रखा जाता है। कहां पे पड़ता है? असम में पड़ता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। असम में जो नाम रहता है दिहांग रहता है, और दिहांग और सियांग घाटी से ही यह नदी प्रवेश करती है। दिहांग और सियांग घाटी से ही प्रवेश करती है, और जिस दर्रे से प्रवेश करती है उस दर्रे का नाम है यांग यांग पे दर्रा। जिस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में, उस दर्रे का नाम है यांग यांग पे दर्रा। ये बात ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र में। दिबांग और दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व किस में है? वह अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में नहीं है। पंचमढ़ी गुजरात में, डिब्बू कहां पे है? मणिपुर में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 में गुजरात में हुआ था। कहां पे इनका जन्म हुआ था बच्चों? तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था गुजरात के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, गुजरात के अंदर हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे देखते हैं। आइए, भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का 10वां संस्करण किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो बहलोहो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। बहलोहो कहां पे? बकलोहो हिमाचल प्रदेश में ये किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखें। राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 दिसंबर को। कब मनाया जाता है बच्चों? 6 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को ये मनाया जाता है। हाल ही में दिवंगत हुए कल्याण चट्टोपाध्याय किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वेस्ट बंगाल से। और वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल के जो सीएम का कैपिटल है वो है कोलकाता। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कोलकाता किस नदी के किनारे पर है? तो कोलकाता नदी किनारे पर है हुगली। हुगली नदी किससे अलग होती है? हुगली नदी होती है गंगा नदी से अलग, और ज्यादातर नदियां गंगा नदी में आके मिलती है हुगली नदी को, इसीलिए गंगा की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। गंगा को क्या कहा जाता है? गंगा को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। अगर गंगा से अलग नहीं होती तो कोलकाता में बाढ़ आने की संभावना ज्यादातर हो जाती है। इस वजह से गंगा से हुगली नदी अलग हो जाती है। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखना है। ओडिशा की जो राजधानी है बच्चों, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और मुंबई को कहा जाता है सेवन आइसलैंड सिटी। क्या कहा जाता है? सेवन आइसलैंड सिटी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। कर्नाटक राज्य के क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? वेंकटेश प्रसाद को चुना गया। भारतीय टीम के ये फास्ट बॉलर थे बच्चों। कौन से? ये कौन थे? फास्ट बॉलर थे। इन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया गया है। इस सीरीज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 के साथ भारत का शूटिंग सत्र समाप्त हुआ। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में हुआ? तो कतर दोहा में हुआ है। इसका कहां पे संपन्न हुआ है? कतर दोहा में हुआ है। तो वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।